हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा? हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, बुक कीपिंग। ठीक है, कि बुक कीपिंग क्या होता है और बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो पूरे आगे के स्टेप्स में मतलब काम करता है, कैसे हम उस पर रिलाई करते हैं और बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और भी छोटे मोटे कंसेप्ट हमने पढ़े, बेसिक स्टार्ट कर दिया था। अब मैं इस पार्ट में पूरा पढ़ाने वाला हूं सर, अकाउंटिंग का प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस, ठीक है, कैसे हम बुक कीपिंग से स्टार्ट करते हैं और कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। ये जो पूरा ट्रैवल है, ये जो पूरे स्टेप्स हैं, वो कैसे परफॉर्म होते हैं, एक एक स्टेप में क्या हम बनाते हैं। बराबर, जैसे हम खाना बनाते हैं, एक एक स्टेप होता है और फिर आपका खाना बनता है। जो भी आपका पसंदीदा खाना होता है वो एक प्रोसेस से गुजर के अच्छे खासे समय लेके बनता है। वैसे ही अकाउंटिंग का जो फाइनल आउटपुट है, ठीक है, कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होता है। ठीक है, इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा सर हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स जो ट्रांजैक्शन के प्रूफ होते हैं, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन के प्रूफ होते हैं और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आप एंटर करते हो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। अलग से कुछ भी नहीं करना सर, ऐसा कोई हम अकाउंटिंग के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग आप नहीं भी करोगे तो भी वो एग्रीमेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो लॉ में लिखा हुआ है। बाइंडिंग एग्रीमेंट क्रिएट होता है, बरोबर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो एग्रीमेंट्स, वो डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने आप होती है, हम बस उसको अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इनपुट से लेके आउटपुट तक कैसे पहुंचेंगे, और आउटपुट क्या है सर हमारा, उसको आप एक नाम दोगे आगे चल के, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें मेनली दो चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और भी आएगा, कंपनी के लिए हम पढ़ेंगे, कंपनी का डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा, कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। पर अभी के लिए हम दो पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हमारा जो डिस्कशन है दैट इज P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट तक आपको कैसे पहुंचना है। तो पहला स्टेप जो होता है सर वो होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्ड करते हैं सर हम? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कहां से रिकॉर्ड करते हैं? बुक कीपिंग से। कहां से रिकॉर्डिंग करते हैं? इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है हमको ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के बारे में? वो मिलती है बुक कीपिंग से। ठीक है, और हम रिकॉर्ड करते कहां है? दैट द बुक इज कॉल्ड एज जर्नल। सुना ही होगा आपने, जर्नल। और जो प्रोसेस है एंट्री पास करने का उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग। और जो एंट्री आप पास करते हो उसको कहते हैं जर्नल एंट्री। तीन अलग अलग नाम है सर। तो जो बुक है, जहां पे रिकॉर्ड करते हैं, जो किताब है वो है जर्नल। जो चीज आप लिखते हो दैट इज जर्नल एंट्री। और ये जो पूरा प्रोसेस है जर्नल को रिकॉर्ड करने का दैट इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। तो यहां ये पहला स्टेप हुआ, बेसिक स्टेप, कि आपने हर ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके दो इफेक्ट्स को आप रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अब मैं यहां से डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट, क्रेडिट, ये सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जर्नल में आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, जो बेसिकली क्या है, डेबिट और क्रेडिट। कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, बस इतना ही उसमें रिकॉर्ड होता है। और ट्रांजैक्शन क्या है उसको आप एक नैरेशन के रूप में रिकॉर्ड करते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि भाई क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको नैरेशन में आप लिख देते हो और उसके डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट्स को आप नोट कर लेते हो अमाउंट के साथ। ठीक है, तो वो हो गया आपका जर्नल एंट्री, मतलब आपने बुक कीपिंग को रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या आपको प्रॉफिट लॉस पता चल गया? बिल्कुल नहीं। क्या आपको एसेट लायबिलिटी पता चल गया? बिल्कुल नहीं। आपको कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, इसीलिए हमको सेकेंड स्टेप पे जाना होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप होता है सर क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग, और क्लासीफाइंग जो बुक में होता है उसको कहते हैं लेजर। लेजर बुक। ठीक है, और जो अकाउंट आप बनाते हो, लेजर मतलब अकाउंट, एक टी फॉर्मेट में आप अकाउंट बनाते हो और उसको हम कहते हैं लेजर अकाउंट। यानी उसको एक्चुअली उसके भी दो स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग,
और सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है बैलेंसिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। देखो पर्पस क्या है वो समझो, कि रिकॉर्डिंग से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ना आपको लेन देन पता चलता है कि भाई किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कोई भी चीज पता नहीं चलती, ना आपको टोटल एक्सपेंस पता चलता है, ना आपको टोटल इनकम पता चलती है, ना इंसानों से कितना लेन देन बाकी है वो पता चलता है, ना आपको एसेट के बैलेंसेस पता चलते हैं, आपको कोई टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो आप प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में यूज कर पाओ। लेकिन जर्नल के बिना आप लेजर नहीं बना सकते, रिकॉर्डिंग के बिना आप क्लासीफाई कर ही नहीं सकते, इसीलिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ताकि हम उसको क्लासीफाई कर पाए और ताकि हम उसको बाद में जो थर्ड स्टेप पढ़ेंगे कि हम उसको समराइज कर पाए। हर स्टेप सीक्वेंशियल है, एक के बाद एक ही होती है। डायरेक्टली आप बुक कीपिंग से डायरेक्ट आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, आपको पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इंटर डिपेंडेंट मतलब ये है, क्लासिफाइंग इज डिपेंडेंट ऑन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इज डिपेंडेंट ऑन बुक कीपिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है वो। ठीक है, तो लेजर जो हम बनाते हैं, जो नॉर्मली एक टी फॉर्मेट में बनता है, ठीक है, सब पढ़ेंगे अपन, टी फॉर्मेट में बनता है। पर्पस है उसका क्लासिफाई करना कि जो एक टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, देखो रिकॉर्डिंग जो होती है वो डेट वाइज होती है, ठीक है, उसको आप कहते हो क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज। डेट वाइज आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो जो भी हो रहा है। फिर लेजर में आप क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, मतलब एक टाइप के ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हो, एक जगह मतलब पोस्ट कर रहे हो, ताकि एक आइटम से रिलेटेड अगर आपको पूरा देखना हो, कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कोई एक कस्टमर है आपका, उससे रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपको एक जगह देखने। जर्नल में पॉसिबल ही नहीं है, जर्नल तो डेट वाइज है। एक इंसान से आपने साल भर में 10-15 बार डीलिंग की होगी तो वो तो डेट वाइज अलग अलग जर्नल के पेज पे होगी, आप कहां से देखोगे, वो आप जर्नल से कुछ भी आप जानकारी नहीं ले सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक जर्नल एंट्री के एक एक इफेक्ट, एक एक जर्नल एंट्री के एक एक इफेक्ट को हम पोस्ट करते हैं एक लेजर में, एक एक आइटम का एक एक लेजर बनाते हैं और उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो डेटर है सपोज मिस्टर ए से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे टी फॉर्मेट में आपको दिख जाएंगे। तो उससे क्या पता चलेगा, फिर उसके बाद यानी सिर्फ पोस्टिंग से भी कुछ नहीं होता, सिर्फ पोस्टिंग से भी कुछ नहीं होता। पोस्टिंग के बाद जो सेकंड स्टेप होती है क्लासीफाइंग के अंदर ही, वो होता है बैलेंसिंग। नाम में ही मीनिंग है, बैलेंसिंग मतलब बैलेंस निकालना, बैलेंस निकालना। बैलेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मतलब तो बैलेंस का ही निकलेगा। अगर मैं कहूं सैलरी, तो सैलरी का जो बैलेंस है उसी का तो इंटरप्रिटेशन निकलेगा ना, कि साल भर का इतना सैलरी है। कस्टमर का कुछ बैलेंस आया मतलब उतना पैसा कस्टमर से आना बाकी है। क्रेडिटर का भी कुछ बैलेंस निकलेगा मतलब उतना क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है। बैंक का कोई लोन होगा तो उसके लोन का बैलेंस निकलेगा मतलब इतना लोन का पैसा आपको चुकाना बाकी है। तो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो तो बैलेंसेस का ही होता है, इसीलिए हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग ही है जिसके बाद आपको बैलेंसेस मिलते हैं एक एक अकाउंट के, और उस एक एक अकाउंट को ही यूज करके आप पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हो। समझ में आ रहा है एक एक कैसे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो और कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के नजदीक जा रहे हो, ये आपको समझना होता है। ठीक है, तो पोस्टिंग क्यों जरूरी है, पोस्टिंग के बिना आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते। पहले आपको जर्नल से एक एक चीज पोस्ट करनी होती है लेजर के अंदर, और पोस्टिंग करने के बाद ही आप बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आपने बैलेंसिंग कर ली, इससे क्या आउटपुट मिलेगा आपको, आपको हर एलिमेंट का, हर आइटम का बैलेंस पता चलेगा। खर्चा अगर है, अगर वो एक्सपेंस कैटेगरी का है तो वो क्या डिनोट करेगा कि साल भर का आपका एक्सपेंस कितना रहा। सैलरी का अगर आप बैलेंस निकालोगे तो मतलब साल भर का उतना सैलरी का एक्सपेंस आपका रहा होगा। फिर अगर आप इनकम के अकाउंट का बैलेंस निकालोगे मतलब साल भर में उतनी आपने इनकम कमाई है। ऐसे आप उसको इंटरप्रीट कर सकते हो। सिमिलरली अगर कोई एसेट है, मतलब उतने वैल्यू का कोई एसेट आपके पास है, अगर वो एसेट एक इंसान है मतलब उससे फिर उतना पैसा मिलना बाकी होगा। जैसे मैंने आपको डेटर का एग्जांपल दिया, डेटर एक इंसान है, उसको आपने गुड्स बेचे हैं, उसका अगर कोई बैलेंस आप निकालोगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा। इंसान में अगर कोई बैलेंस आ रहा है उसका क्या मतलब है, अगर वो एसेट साइड है मतलब उतना पैसा मिलना बाकी है। सिमिलरली अगर कोई लाइबिलिटी
है मतलब उतना पैसा आपको देना बाकी है, आपने कुछ ना कुछ उससे लिया होगा, पैसा लिया होगा, बेनिफिट लिया होगा, कुछ तो आपने लिया है जो आपको अब वापस करना जरूरी है, और वो होता है आपका लाइबिलिटी का बैलेंस। और इन्हीं 4 एलिमेंट से, ये जो 4 एलिमेंट मैंने आपको बताए थे, टोटलिटी में एक्चुअली 5 है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कनेक्टेड है, बता देता हूं फटाफट। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम क्या बना रहे हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बना रहे हैं। तो उसके टोटल सर 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। बुक में भी होगा, बता ही देता हूं। चलो 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 चलो, ये आ गया, 2 पेज आगे आ जाओ, ठीक है, 2 पेज आगे आ जाओ। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला है सर एसेट। एसेट मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको आपने खरीद लिया है, जिसके आप ओनर हो, और वो आपका एसेट है, ठीक है। और एक होता है पर्सनल अकाउंट्स भी, यानी कि एक इंसान भी एसेट हो सकता है अगर आपको उससे पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। तो क्या होता है एसेट? टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? एन एसेट इज अ रिसोर्स, ठीक है, एक रिसोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हो, या जिससे आपको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ये मतलब कंडीशन हो गई कि कोई चीज आपका एसेट तभी होगा जब आपका कंट्रोल है उस पर। अब कंट्रोल नॉन लिविंग थिंग्स पे होता है, कंट्रोल नॉन लिविंग थिंग्स पे होता है। नॉन लिविंग थिंग्स का कंट्रोल आपके पास कैसे आता है? ओनरशिप से। ओनरशिप कैसे आती है? खरीदना पड़ता है। तो कंट्रोल मतलब क्या? ओनर, ओनर होना जरूरी है, तभी वो कोई भी एक चीज आपका एसेट बनेगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, ठीक है, पास्ट में कुछ इवेंट हुआ है। नॉर्मली क्या पास्ट इवेंट होता है? परचेस, आपने उसको खरीदा होगा, उसका पेमेंट किया होगा, आए ख्याल में? तो पास्ट इवेंट क्या है सर? परचेस। परचेस से नॉर्मली ओनरशिप आती है। एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, क्योंकि आप उसको यूज करने वाले, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है? कि आप गुड्स या सर्विसेज बनाओगे, गुड्स बनाओगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे, और वही होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, आए ख्याल में? तो वो हर चीज एसेट होती है। और एसेट में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, मैंने आपको बता भी दिया था। बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर। इंसान भी आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डेटर। डेटर एक इंसान है और आपको उससे पैसा मिलना बाकी है। बैंक, आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी एसेट होता है। कैश बैलेंस, जो आपके हाथ में कैश है वो भी आपका एसेट है। स्टॉक, जो बेचने के लिए आपने खरीदा है, जितना स्टॉक आपके हाथ में पड़ा है वो तो अभी तक बिका नहीं है, तो वो आपका एक एसेट है जिसको आप आगे चल के बेच के पैसा कमाओगे। ऐसे बहुत सारे टाइप के एसेट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड इज लाइबिलिटी। इसमें नॉर्मली सब पर्सन ही होते हैं, सब लिविंग बींग्स होते हैं जिनसे आपने पैसा लिया था, जिनसे आपने कोई ना कोई बेनिफिट लिया था, अब आपको उसको पैसा लौटाना बाकी है, ठीक है। अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। एमसीक्यू आ सकता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मतलब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ चुकी है, आने वाली नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ध्यान देना। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, सेम, आपने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा, पैसे लिए होंगे, बेनिफिट्स लिए होंगे, सर्विस ली होगी, कुछ ना कुछ आपने लिया है, ट्रांजैक्शन किया है, जिसके वजह से ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आप पे आ चुकी है। द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। अब जिसको सेटल करने के लिए, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए अब आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है, इसीलिए वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि अब पैसा जाएगा, ऑब्लिगेशन है वो, उसमें आउटफ्लो होगा रिसोर्सेस का, ठीक है। फिर है सर इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनर का पैसा। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, इसी को आप प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में क्या कहते हो? कैपिटल अकाउंट। कंपनी में हम इसको क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां शेयर्स से डिनोट होता है कैपिटल। तो शेयर कैपिटल वर्ड क्या है? सेम इक्विटीज कहते हैं उसको। ओनर का जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी, ठीक है। इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लाइबिलिटीज। यानी बाहर से जितना भी आपने पैसा लाया है, जिसको मैंने नाम क्या दिया था? आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी अगर आप हटा दो तो जितना भी पैसा, बचा हुआ पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, वो होता है इक्विटी, ठीक है। मैं इसका सब बना के दूंगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है इनकम, ठीक है। अब ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अक्रूवल कंसेप्ट बताऊंगा कि आपकी इनकम कैसे होती है।
आपकी इनकम होती कैसे? आपको सर्विस देनी होती है, आपको बेनिफिट देना होता है, कुछ ना कुछ आपको देना होता है, और फिर आपको कुछ ना कुछ जब मिलता है वो होता है इनकम। जैसे अगर एग्जाम्पल लो, आपने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया है, लोन लिया है, क्या वो आपकी कमाई है? नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं सर। अरे पर वो लोन है, आपने कुछ किया है क्या? बैंक ने आपको 1 लाख रुपए क्यों दिया? कुछ भी नहीं किया आपने, इसीलिए वो आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए वो लोन है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। पर अगर आपने सपोज बैंक को कुछ सर्विस दी है, आपने कंसल्टेंसी सर्विस दे दी बैंक को, और उसके बदले में बैंक अगर आपको 1 लाख रुपए दे, तो फिर वो आपकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि आपने उसमें सर्विस दी है बैंक को। आ रहा है कुछ समझ में? तो आपको बाइफिकेट करना है कि कौन सी चीज मेरी कमाई है। कोई रिसिप्ट जो भी है, जो भी पैसे मुझे मिल रहे हैं, या तो वो कमाई होगी या तो वो लाइबिलिटी होगी। अगर उसमें मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ सर्विसेज दी हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, कुछ गुड्स दिए हैं, कुछ ना कुछ अगर मैंने दिया है, उसको अर्न किया है, तो मेरी इनकम है। और अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही मुझे पैसे रिसीव हो गए हैं, तो वो मेरे पैसे नहीं है, वो मेरी लाइबिलिटी है, जो मुझे अब वापस करने हैं, और बाकायदा उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ मुझे उसके ऊपर चार्ज पे करना होता है। तो लोन पे नॉर्मली आप इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है? तो ये समझना है आपको। इनकम इज इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो। ठीक है, क्या क्या तरीके से इनकम आती है वो यहां पे दिया गया है। ठीक है, पहला इनफ्लो, आपको पैसा आ रहा है क्योंकि आपने कुछ काम किया था, उसका पैसा आपको मिल रहा है। या फिर और एनहांसमेंट ऑफ एसेट, ध्यान दो, एनहांसमेंट ऑफ एसेट, अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको भी इनकम माना जाता है, उसको भी इनकम माना जाता है। इंक्रीज इन एसेट इज ऑल्सो एन इनकम। जैसे अगर प्रॉपर्टी ले लो, लैंड, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, 1 लाख में आपने लिया था, अब वो 2 लाख हो गई, और एसेट की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। एसेट की वैल्यू कब बढ़ती है सर? नॉर्मली कोई ना कोई आपका एसेट है, लैंड है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गई। अब ये जो एडिशनल 1 लाख बढ़ गया है, इसको आप क्या मानोगे? इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? एक इफेक्ट तो एसेट में आ रहा है कि एसेट की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख हो गई। अरे पर आपने पैसे थोड़ी दिए हैं, ये तो वैल्यू बढ़ गई है। 1 लाख और पे करके वैल्यू बढ़ी होती तो अलग बात है, तो पैसे जा रहे थे। अरे मैंने कुछ किया नहीं है, आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो सेकेंड इफेक्ट क्या लोगे? एक इफेक्ट क्या है कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, एक इफेक्ट तो आ चुका है। सेकेंड इफेक्ट क्या लोगे? तो सेकेंड इफेक्ट को आपको इनकम लेना है। क्या ये 1 लाख रुपए आपको किसी को वापस करना है? नहीं, 1 लाख तो मेरी वैल्यू बढ़ गई ना एसेट की, मुझे किसी को पे थोड़ी करना है, तो वो मेरी लाइबिलिटी नहीं हो सकती ना, वो मेरा खर्चा है, तो वो मेरी कमाई मानी जाएगी। इंक्रीज इन एसेट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उसको आप इनकम मानोगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट इज ऑल्सो एन इनकम। ठीक है, फिर उसका उल्टा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो गई। पहले आपको 1 लाख रुपए किसी को देना था, बिकॉज ऑफ सम नेगोशिएशन, बिकॉज ऑफ सम रीस्ट्रक्चरिंग और बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, उसने आपकी लाइबिलिटी कम कर दी। 80,000 रुपए में सपोज सेटलमेंट करना है, या आपको डिस्काउंट दे दिया, जो भी बोलो। तो 1 लाख का अगर लाइबिलिटी है और अगर कुछ वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 80,000 ही आपको बस अब चुकाने हैं, तो 20,000 का क्या होगा? तो 20,000 तो देना ही नहीं है। अब देना ही नहीं है तो क्या हो गया? कमाई। एग्जाम्पल डिस्काउंट ही होता है नॉर्मली। तो अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो भी आपकी इनकम में आएगा। ठीक है, तो ऐसे 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी होते हैं। एक है आप इनफ्लो आ रहा है, प्रॉपर आप कमा रहे हो, गुड्स आपने बेचे होंगे, आपने सर्विसेज दी होंगी और आपको उसका पैसा आ रहा है, तो वो आपकी कमाई होगी, नॉर्मल नेचुरल इनकम होती है। फिर दूसरी वैल्यू, ये जो इंक्रीज डिक्रीज वाली इनकम होती है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी कमाई मानी जाएगी, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो भी वो आपकी कमाई मानी जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे इसके सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, तब मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं समझेंगे इसलिए बता नहीं रहा। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दैट टेक्निकल पॉइंट्स। ठीक है, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। ये भी अच्छे से इन्होंने बताया है कि हो सकता है कि इनफ्लो इक्विटी का हो, मतलब ओनर ने और पैसा बिजनेस में लाया, तो ये भी तो इनफ्लो होता है, तो क्या उसको आप कमाई मान लोगे? नहीं सर, इक्विटी अगर ओनर पैसा ला रहा है तो वो आपकी कमाई नहीं होती, उसमें आपने कुछ किया ही नहीं है, वो तो उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो इक्विटी और भी रीजन से बढ़ती है। ध्यान दो, जो भी आप कमाते हो, जो भी आप कमाते हो वो किसका है? जो भी आप कमाते हो किसका है? ओनर का है।
ओनर को दोगे ना भाई, ओनर का बिजनेस है, रिस्क कौन ले रहा है बिजनेस में? ओनर ले रहा है। भले आप उसको अकाउंटिंग के लिए अलग अलग मानते हो, ध्यान दो, एंटिटी कंसेप्ट मैंने बताया था, यस अकाउंटिंग के लिए अपन अलग अलग मानते हैं, अरे पर जो फैक्ट है वो थोड़ी बदल जाएगा। फैक्ट तो यही है ना कि जो भी बिजनेस है वो ओनर का है, जो भी अपन कमाएंगे या लॉस आएगा, जो भी आएगा, एंड रिजल्ट जो भी है वो तो ओनर को ही देंगे ना एट द एंड ऑफ द डे। कैलकुलेशन के लिए भले अलग अलग मान लेंगे, अरे लेकिन ओनर तो वही है। तो जो भी इनकम या लॉस होगा वो हम देंगे किसको? ओनर को। ओनर बोले तो इक्विटी। आए ख्याल में? तो नॉर्मली क्या होता है, कमाई से इक्विटी बढ़ती है, कमाई से इक्विटी बढ़ती है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ती है, एंट्री क्या पास होती है, सब टेक्निकल चीजें आएंगी। तो नॉर्मली इनकम जब भी होती है, जब अपन कमाते हैं तो वो इक्विटी में ट्रांसफर होता है। कमाई किसकी होती है? इक्विटी की, ओनर की। पर इक्विटी सिर्फ इनकम से नहीं बढ़ता, ध्यान दो। एग्जाम्पल देता हूं, ओनर ने पहले 1 लाख रुपए लाए, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विटी, ठीक है, ये हो जाएगा इक्विटी। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहला है आप इनकम कमाओगे, प्रॉफिट आएगा, तो वो ऐड हो जाएगा। सपोज 10,000 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया, तो आपका जो प्रॉफिट है सर वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इक्विटी कितना हो जाएगा? 1,10,000। अब इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है, ओनर और बिजनेस अलग अलग है। इसका क्या मतलब है कि आप उसको आउटसाइडर मान रहे हो, आप उसको क्या मान रहे हो? आउटसाइडर मान रहे हो। आउटसाइडर मान रहे हो, इसका क्या मतलब है कि वो सेपरेट पर्सन है, जो भी वो दे रहा है वो आपके लिए लोन हो जाएगा, मतलब वो एक लाइबिलिटी है, वो आपको वापस देनी ही है, यानी अपना पैसा नहीं है वो। समझ में आ रहा है क्या? अपना पैसा नहीं है। ये सब मैं एंटिटी कंसेप्ट में डिटेल में बताऊंगा। यस उस पर कोई ब्याज नहीं देना है, यस उसका कोई टेनोर नहीं होगा। जैसे लोन आप लेते हो तो 5 साल 10 साल उसका फिक्स टेनोर होता है, जिसके बाद आपको उसके बाद वापस करना होता है। बट इक्विटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ओनर का ही पैसा है, वो आपको एक फिक्स टाइम में वापस नहीं करना है। ये लॉन्ग टर्म पैसा है, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक आपके पास पड़ा रहेगा, लेकिन ये वापस करना पड़ेगा जब आप बिजनेस बंद करोगे। जब आप बिजनेस बंद करोगे तब आपको ये लौटाना होता है, ठीक है। तो ये होता है इक्विटी। तो आपको 1 लाख उसने दिए, मतलब 1 लाख आपकी लाइबिलिटी होगी कि आपको ये देना है उसको। फिर जो आपने कमाया वो भी तो आपको उसी को देना है। तो अब 1,10,000 का क्या इंटरप्रिटेशन होगा कि 1 लाख तो उसने दिए प्लस उसका प्रॉफिट जो बनता है वो उसको देना है, तो 1,10,000 उसको प्रॉफिट यानी टोटल उसका पैसा देना है। तो इक्विटी पहले बढ़ेगा प्रॉफिट से। अब सपोज सेकेंड ईयर में उसने 1 लाख रुपए और लाया, बिजनेस की नीड थी, पैसे की नीड थी, एसेट्स लेने थे, तो उसने 1 लाख रुपए और लाया, तो वो भी क्या होगा? ऐड होगा। तो क्या इस 1 लाख को क्या मैं प्रॉफिट बोलूंगा? मतलब क्या मैं इसको कमाई मानूं? नहीं, इक्विटी तो बढ़ रही है ना, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो एक्चुअल पैसा आ रहा है, ये तो और मतलब इक्विटी का पैसा आ रहा है, ये कमाई नहीं है। तो 2,10,000 हो जाएगा। तो ये लाइन जो अपन ने पढ़ी वो ये कहना चाहती है कि हर इक्विटी में जब भी इंक्रीज आएगा, सबको कमाई नहीं मान सकते आप। अगर पैसा एक्चुअली आ रहा है, नया पैसा आ रहा है, तो वो लोन होता है, मतलब वो इक्विटी में जाएगा, उसको आप कमाई नहीं मान सकते। उसके अलावा अगर पैसा आ रहा है तो वो कमाई होती है, ठीक है। तो उन्होंने बाइफरकेट किया है प्रॉपर्ली, ध्यान दो। तो वो दिया है अदर देन वाली ये जो लाइन है, उसका मतलब यही है कि अगर नया कंट्रीब्यूशन आया है, एक्स्ट्रा पैसा, नया पैसा आया है, उसको आप कमाई नहीं मान सकते। उसके अलावा जब इक्विटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द इनफ्लो, बिकॉज ऑफ द एनहांसमेंट ऑफ द एसेट, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तब वो इनकम माना जाएगा, ठीक है। चलिए सर, और 5वां एलिमेंट है सर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस आर डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो। एग्जैक्टली इनकम का उल्टा, एग्जैक्टली इनकम का उल्टा, ठीक है। तो वहां इनकम में इनफ्लो होता है, यहां क्या होगा? आउटफ्लो। अगर आपने कोई सर्विस ली है, कोई बेनिफिट लिया है, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे ना, आउटफ्लो होगा। तो एक्सपेंस में आउटफ्लो होता है और इनकम में इनफ्लो होता है, ठीक है। तो पहला है आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि आपने कुछ बेनिफिट लिए थे। ध्यान दो, इसमें एक्सपेंस कब होता है? ये अक्रूवल कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा आपको। बेनिफिट अगर आपने रिसीव किए हैं तो आपका खर्चा होता है, बेनिफिट रिसीव किए हैं। और इनकम कब होती है? जब बेनिफिट्स आप देते हो, बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड। आए ख्याल में? ये ध्यान रखना, ये अक्रूवल कंसेप्ट है जो अपन पढ़ेंगे। तो पहला है आउटफ्लो, सेकंड है डिप्लीशन ऑफ एसेट, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा।
बैठे बैठे एसेट की वैल्यू कम हो गई तो ये तो लॉस हो गया, ओनर को लेना पड़ेगा, तो ओनर यानी इक्विटी उससे कम होती है, डिक्रीज यानी डिप्लीशन ऑफ एसेट। और इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटी, बैठे बैठे अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो भी आपका लॉस होता है। लाइबिलिटी बढ़ गई, सपोज इनकम टैक्स है, आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया था इनकम टैक्स 1,00,000 रुपए, पर इनकम टैक्स वालों ने आपकी लाइबिलिटी 1,10,000 निकाली, 10,000 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो 10,000 का क्या होगा? 1,00,000 तो आपकी लाइबिलिटी थी ही कि बुक्स में भी थी, पर 10,000 जो बैठे बैठे बढ़ गई उसका क्या होगा? तो वो आपका लॉस माना जाएगा, और वो लॉस इक्विटी से माइनस होगा, तो इक्विटी उससे मतलब ये होगी, मतलब बैठे बैठे लाइबिलिटी बढ़ गई, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो वो एक्सपेंस माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है ये भी अपन पढ़ेंगे। इनकम और एक और वर्ड आता है गेन, इनकम और गेन में क्या फर्क है ये भी सब आएगा, अक्रूवल कंसेप्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो वो दिया है, तो 3 चीजें इसमें भी, आउटफ्लो हो रहा है, या एसेट की वैल्यू कम हो रही है, या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, इसको एक्सपेंस माना जाएगा। सिमिलरली वही दिया है, अदर देन दोस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टू द इक्विटी पार्टिसिपेंट। अगर आप इक्विटी वालों को कुछ बांट रहे हो और उसके वजह से इक्विटी कम हो रही है, उसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो आप पैसा वापस दे रहे हो, वो तो आप रीपेमेंट कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा, उसको खर्चा नहीं माना जा सकता। उसके अलावा जब भी चेंज होगा तो उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे, उसके अलावा, अदर देन, ठीक है। तो ऐसा है, धीरे धीरे सब पकड़ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स है सर, ठीक है, इन्हीं 5 से आपका बनेगा प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान दो। प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा? प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। कमाई में से अगर आप खर्चा माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट या लॉस बचेगा, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब इनकम ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, एक्सपेंस है, तो आप उसको क्या कहोगे? प्रॉफिट, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर आप इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव आएगा, और उसको आप क्या कहोगे? लॉस, वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इन्हीं मतलब 2 एलिमेंट से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस, ये 2 एलिमेंट्स जो आप बना रहे हो, इनसे आपका प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, ठीक है। और फिर आप सेकंड चीज बनाओगे, दैट इज बैलेंस शीट। फिर आप क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। टी फॉर्मेट में भी मैं आपको बता देता हूं। शेड्यूल 3 यानी जो हम कंपनी का जब फॉर्मेट पढ़ेंगे वो अलग है, यहां सिर्फ मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या होता है सर, जो ट्रेडिशनल तरीका था टी फॉर्मेट, वो मैं आपको भी बता देता हूं कि राइट साइड पे एसेट्स आते हैं, लेफ्ट साइड में सारे लाइबिलिटीज आते हैं। एंटिटी कंसेप्ट की वजह से मैंने क्या बताया, इक्विटी को भी हम लाइबिलिटी ही मानते हैं, और होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। ऐसे पूरा आपका ये 3 एलिमेंट से आपका बैलेंस शीट बन जाता है, ठीक है। ऐसे इसलिए टोटल 5 एलिमेंट्स है, इनकम एक्सपेंस से प्रॉफिट लॉस निकल जाता है, और इन 3 एलिमेंट से आपका फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। एसेट राइट हैंड साइड आता है और लेफ्ट हैंड साइड इक्विटी और लाइबिलिटी आता है, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट्स है, एलिमेंट वाला टॉपिक मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है, सिंपल है। तो ये था एलिमेंट्स। चलिए सर वापस आते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बैलेंसिंग के बाद क्या होगा? बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट, हर टाइप के अकाउंट जो होते हैं उनका बैलेंस आपको मिल जाएगा, 5 एलिमेंट्स के आपको बैलेंसेस मिल जाएंगे, और उसके बाद आप उसको समराइज कर सकते हो, समराइजिंग, ठीक है। अब समराइजिंग में भी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आप एक्यूरेसी चेक करते हो, एक हम कंसेप्ट पढ़ेंगे डबल एंट्री या डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम से होती है। डबल एंट्री सिस्टम वर्ड से आपको क्या समझेगा कि एंट्री डबल पास करते हैं, ऐसा नहीं होता, एंट्री को डबल पास नहीं करते हैं। डबल एंट्री का मतलब है कि हर एंट्री में डबल इफेक्ट्स होते हैं, हर एंट्री में, हर जर्नल एंट्री में 2 यानी डबल इफेक्ट होता है। फर्स्ट इफेक्ट है डेबिट,
और सेकंड इफेक्ट है क्रेडिट, ऐसे उसका मतलब निकलता है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं और ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, दोनों ऑपोजिट होते हैं, यानी अगर एक प्लस है तो एक माइनस है, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। कौन प्लस है कौन माइनस है ये नहीं पता, लेकिन जो भी आप लो उसका ऑपोजिट लेना है आपको, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट क्या है, ऑपोजिट है और दोनों इक्वल हैं, ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है कि दो इफेक्ट्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं और दोनों के दोनों का अमाउंट जो है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और वो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, इसी को देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। नाम में ही मीनिंग है, बैलेंस करने का ट्रायल। क्या बैलेंस कर रहे हो, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं, क्या बैलेंस कर रहे हो कि भैया हमारा जो डेबिट है वो क्रेडिट से इक्वल है या नहीं, इसका हम ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। और अगर वो टैलीड निकला, डेबिट क्रेडिट की टोटल मैच हो गई, मतलब आपने कोई गलती नहीं की है, प्राइमा फेसी ऊपर ऊपर से आपको एक जजमेंट आएगा कि ठीक है कोई गलती नहीं होगी, अरिथमेटिकल कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बनाते हैं जो हमको बनाना था, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो सेकंड बनाना होता है वो है बैलेंस शीट। आए ख्याल में? तो ये है सर पूरा आपका प्रोसेस, ये है पूरा आपका प्रोसेस, ठीक है। स्क्रीन दे देता हूं, थोड़ा लिख लो आप, रिवाइज भी करवा देता हूं फटाफट। आए ख्याल में? ध्यान दो, ये है, ठीक है। तो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है समराइजिंग। समराइजिंग स्टेप पे आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट मिल जाता है, समराइजिंग स्टेप पे आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट मिल जाती है, ठीक है। तो लिख लो, फटाफट लिख लो। ठीक है, लिखो। डबल एंट्री सिस्टम भी लिख लो, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। क्या बोलता है डबल एंट्री सिस्टम कि हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट सेकंड इज क्रेडिट, और उनमें आपस में क्या रिलेशन है कि वो ऑपोजिट्स हैं दोनों और अमाउंट दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। और वो अमाउंट इक्वल आ रहा है कि नहीं साल के आखिरी में, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सारे जो अकाउंट के बैलेंसेस आपको क्लासिफाइंग स्टेप पे मिलते हैं बैलेंसिंग के बाद, उसको हम ट्रायल बैलेंस में लिख के देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की टोटल इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। उसकी टोटल इक्वल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना पाओगे। ठीक है, लिखो। चलिए सर, अब हम फटाफट रीड कर लेते हैं। ये भी आप लिख लो जो मैंने आपको बताया, फॉर्मूले लिख लो, प्रॉफिट लॉस कैसे आता है, प्रॉफिट कब आएगा, लॉस कब आएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट कैसे दिखती है, ये ट्रेडिशनल पुरानी बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट अलग होती है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, सब हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। चलिए अब पढ़ते जाते हैं फटाफट। चलिए रीड कर लेते हैं फटाफट। सॉरी। चलिए, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, मतलब एब्रीविएशन क्या है, AICPA, AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में होते हैं, उसी को नाम US में क्या दिया जाता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA कहते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग इन 1961, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है। कब डेफिनेशन बनाई इन्होंने, 1961 में। और क्या डेफिनेशन बनाई है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट है वो, साइंस नहीं है, लॉ नहीं है, कुछ और नहीं है, वो क्या है, आर्ट है। आर्ट मतलब एक यूनिक चीज है, जैसा आपको बनाना है वैसा आप बनाओ, हिसाब किताब जैसा आपको रखना है वैसा आप रखो। तो जब ये पूरा कंसेप्ट बना तब वो एक आर्ट था। अब लेकिन आज की डेट में अगर मैं कहूं तो वो आर्ट नहीं है, वो धीरे धीरे लॉ बनते जा रहा है। क्योंकि अगर आप कंपनी हो या और भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफी सारे स्ट्रक्चर्स में अब वो आर्ट नहीं है, वो लॉ है। सबको एक फिक्स फॉर्मेट दे दिया है,
फिक्स पूरे रूल्स दे दिए हैं, डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स दे दिए हैं, तो वो आर्ट कैसे रहा? आर्ट का मतलब है फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, बनाने वाले के ऊपर होना चाहिए, वो जैसा बनाना चाहे बनाए, लेकिन आज की डेट में ऐसा होता नहीं है। तो आर्ट जब ये कंसेप्ट का जन्म हुआ तब वो आर्ट था, लेकिन आज वो आर्ट नहीं है, धीरे धीरे उसको लॉ में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि सारे लोग अकाउंटिंग एक ही तरीके से करें, एक ही फॉर्मेट में करें। क्या फायदा होगा? ताकि वो कंपेयर किए जा सके, ठीक है, कंपेरेबिलिटी आ सके, इसके लिए जरूरी है कि उसको हम धीरे धीरे लॉ बना दें। पर ये कंसेप्चुअली आर्ट है। काय का आर्ट है भाई? तो पूरे स्टेप्स दिए हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, यही तो 3 प्रोसेस के स्टेप्स थे, ठीक है, डेफिनेशन में ही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ मनी वाला होगा, इससे रिलेटेड भी एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि कौन सी चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजरेबल है। अगर कोई ट्रांजैक्शन, अगर कोई इवेंट, अगर कोई इफेक्ट मनी में मेजरेबल ही नहीं है, क्वांटिफाइबल ही नहीं है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये यार्डस्टिक है, ये रिकॉर्डिंग करने का यार्डस्टिक है कि पहले उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी सेंस में आपको मेजर करना पड़ेगा। अगर वो पॉसिबल है तो ही वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल भी आएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो एक कंडीशन है कि वो मनी में मेजरेबल होना चाहिए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्लासीफाई करेंगे? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? पूरी लिस्ट बताई मैंने कि बिजनेस करने के लिए जो भी आप करते हो, परचेस, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, रिसिप्ट, पेमेंट, ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिजनेस करते दौरान आप ये सारे एक्टिविटीज करते हो। अब एक और आता है इवेंट। इवेंट है कि जो एक एक्सटर्नल इवेंट होता है, मतलब जो अपने आप होता है। इवेंट क्या है? जो अपने आप होता है या जिसमें कुछ मूवमेंट है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, वो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इवेंट बहुत ही बड़ा टर्म है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है, इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करना है। अब इवेंट्स में बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो ट्रांजैक्शन तो है ही, क्योंकि वो हमको मॉनेटरीली अफेक्ट करता है, फाइनेंशियली हमको अफेक्ट करता है, इसलिए वो ट्रांजैक्शन तो है ही। लेकिन इवेंट भी होता है वो, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ होता है, एक्चुअली फिजिकली कुछ ना कुछ मूवमेंट है, या तो कैश आएगी या तो कैश जाएगी, स्टॉक आएगा, स्टॉक जाएगा, ओनरशिप आएगी या ओनरशिप जाएगी, या फाइनेंशियली कुछ ना कुछ आपको वो अफेक्ट करेगा, या तो आपको पैसे देने पड़ेंगे या तो आपको पैसे लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो हम पढ़ेंगे कि हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो इवेंट भी होता है। पर कुछ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो प्योरली एक इवेंट है, जैसे लॉस बाय फायर। क्या लॉस बाय फायर एक ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, आग तो खुद ही लगी, मैंने लगाई, मेरा बिजनेस है क्या आग लगाना? बिल्कुल नहीं। आग तो अपने आप लगती है, लापरवाही से लग गई, तो वो क्या है? वो ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? बिल्कुल ट्रांजैक्शन नहीं हो, क्योंकि वो हमने खुद होके नहीं किया, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन लॉस तो हो गया ना, लॉस बिजनेस का हुआ है, एक्चुअल लॉस है, तो वो इवेंट में आता है। सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, नेग्लिजेंस की वजह से जो सारे नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, या जो भी सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, वो सब के सब इवेंट्स होते हैं। अब वो रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें नुकसान हमारा हो रहा है। अगर हमारा नुकसान हुआ ही नहीं, अर्थक्वेक आया, अरे पर मेरा नुकसान ही नहीं हुआ, तो मैं उसको इवेंट नहीं कहूंगा, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अरे मेरा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, फाइनेंशियली मुझे अफेक्ट ही नहीं किया, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ऐसे इवेंट्स, ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज जिनसे आपको कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, विच आर इन पार्ट, एटलीस्ट पूरा पूरा न भी रहे मॉनेटरी सेंस में या फाइनेंशियल कैरेक्टर में, पार्ट भी रहा तो भी चलता है, तो भी आपको जितना पार्ट फाइनेंशियल है, जितना पार्ट मॉनेटरी है, उतना पार्ट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। लिखा हुआ है इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मनी में आपको फाइनेंशियली वो अगर अफेक्ट करता है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ उसको रिकॉर्ड, समराइज, क्लासिफाई करके काम खत्म नहीं होगा। वो स्टेप्स 3 तो हैं, 3 से आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, पर इंफॉर्मेशन का ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक आप उसको इंटरप्रीट न करो। तो लास्ट स्टेप आता है सर, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। उसको इंटरप्रीट करो कि वो आपके लिए अच्छा है, बुरा है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है या खराब परफॉर्म किया है, ताकि आप अपने डिसीजन सही ले पाओ। जैसे मैं आपको बताया भी था मैंने कि अगर हम प्रॉफिटेबल हैं तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि हम कैसे बिजनेस को एक्सपांड करें, कैसे इस प्रॉफिट को बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें। और अगर मैं लॉस में हूं तो फिर मैं अलग तरीके से सोचूंगा, कैसे मैं लॉस को मिनिमाइज करूं।
वॉल्यूम बिजनेस का कम करने की सोचूंगा ताकि मैं लॉस को मिनिमाइज कर पाऊं, या जो भी रीजन है लॉस का उसमें मैं कुछ ना कुछ डिसीजन लूंगा कि कैसे मैं लॉस को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो प्रॉफिट है तो अलग टाइप का डिसीजन होता है, लॉस होता है तो अलग टाइप का डिसीजन होता है। वो इंटरप्रिटेशन से आपको समझ में आता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या बुरा परफॉर्म कर रहे हो, आपको कहां काम करने की जरूरत है, कहां इंप्रोवाइज करने की जरूरत है, वो स्टेप होती है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये पूरा आपका डेफिनेशन है। AICPA 1961 प्रॉपर उन्होंने डिफाइन किया है, हर एलिमेंट को कवर किया है, प्रोसेस भी बता दिया उन्होंने कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शन इवेंट जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं इन पार्ट एटलीस्ट, और जो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये सब है और मनी में मेजरेबल होना जरूरी है। चलिए सर, तो एक एक स्टेप में फटाफट पढ़ लेते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सिर्फ अपन को रीड करना है। चलिए सर, आ जाइए। पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। बोलो रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल। जो रिकॉर्ड हो जाएगा उसको क्या बुलाएंगे? जर्नल एंट्री। और जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? जर्नलाइजिंग। ठीक है, वही सब है। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर एविडेंस्ड बाय सम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट्स, सेल बिल, परचेज बिल, वाउचर, सैलरी स्लिप्स एक्सेट्रा, एंड आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जिसको आप बुक कीपिंग कहते हो, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स, पढ़ेंगे अपन सेपरेटली, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं। चलिए सर, जर्नलाइजिंग के बाद है क्लासिफाइंग यानी लेजर, जिसमें 2 स्टेप है, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, दिस स्टेज डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। ध्यान दो, सिमिलैरिटी होना जरूरी है, किसी को भी मर्ज करके एक जगह नहीं दिखाना है। एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन जो एक ही आइटम से डील करते हैं उन्हीं को क्लासिफाई करना है एक जगह पे। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, एक ही आइटम से रिलेटेड। एग्जाम्पल सैलरी, कैश, कोई पर्टिकुलर एसेट जैसे कि बिल्डिंग, कोई एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे आपको क्लासिफाई करने हैं। और एंट्रीज अंडर वन ग्रुप और अकाउंट सो एज टू पुट इन्फॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट एंड यूजेबल फॉर्म। तो क्लासिफाइंग करते ही क्यों है? क्योंकि हम उसको यूज कर पाए। कि जर्नल से जो चीजें बनती हैं वो यूजेबल नहीं होती, वो रॉ फॉर्म में होती है, उसका कोई मतलब या उसका कोई यूज आप नहीं कर सकते। क्लासिफाइंग करने के बाद जो बैलेंस निकलता है उसको आप आगे चल के यूज कर सकते हो। और थर्ड स्टेप आता है सर समराइजिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग: ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होता है, हम पढ़ेंगे। AS3 भी पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, उसके हिसाब से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि समराइजिंग पे बात खत्म नहीं होती। समराइजिंग में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके आगे के भी स्टेप्स होते हैं, तो वो है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ। तो एनालाइजिंग क्या करेंगे? इट मीन्स मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। पहले एनालाइज करेंगे और उसी को इंटरप्रीट करेंगे। इट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, P&L एंड बैलेंस शीट का आइटम को कनेक्ट करोगे, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करोगे कि जो आपने कमाया है वो कितनी लागत पे कमाया है, आपकी कितनी इक्विटी थी। ऐसे अलग अलग लॉजिकल चीजों को आप कंपेयर करोगे। एक आध आइटम P&L का होगा, एक आध आइटम बैलेंस शीट का होगा। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा रेशो में, बताया था मैंने। रेशोज, 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करके आप एक रेशो निकालोगे। अच्छा, लिखा ही हुआ है, टेक्निक ऑफ रेशो एनालिसिस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था। रेशो, कैश फ्लो, ये सब क्या है? एनालिटिकल के लिए यूज होता है। अब जो आप ये सब कैलकुलेशन करोगे, रेशोज निकालोगे, कैश फ्लो बनाओगे, फंड फ्लो बनाओगे, फिर इसको हम इंटरप्रीट करेंगे कि इसका मतलब हमारे लिए क्या है, कि परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि खराब है, कहां हम वीक हैं, कहां हम स्ट्रांग हैं, कहां इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये सब हम इंटरप्रिटेशन में करेंगे। ठीक है, इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग the meaning and significance of the relationships as established by the analysis of the accounting data. तो रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इसको इंटरप्रीट करेंगे। दिस फाइनेंशियल डेटा इज इंटरप्रेटेड इन अ मैनर दैट इनेबल्स वेरियस एंड यूजर्स, जिसको मैंने स्टेक होल्डर्स कहा था, टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न
इंटरप्रिटेशन हेल्प्स वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है, आ गया एंड यूजर जिसको था, स्टेक होल्डर्स टू टेक देयर रिस्पेक्टिव डिसीजंस रैशनली। ये भी मैं समझा चुका हूं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स में बताया था। तो यही इंटरप्रिटेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हर इंसान अपना अपना डिसीजन लेता है और तभी अकाउंटिंग यूजफुल होती है। फिर इंटरप्रीट करके भी क्या फायदा, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या सारे लोग पढ़े लिखे होंगे? क्या आपका ओनर पढ़ा लिखा है? वो पूरा बैलेंस शीट समझ जाएगा, खुद ही रेशो समझ जाएगा? नहीं। क्या आपके एम्प्लॉय सारे पढ़े लिखे होते हैं? उनको कैसे समझेगा? तो उनको इजी फॉर्म में चार्ट्स, डायग्राम्स और जितना आप सिंप्लीफाई वे में बता पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, उतना अच्छा है। यही आप कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ में पढ़ोगे। एक कंसेप्ट पढ़ोगे कंपनीज में जो होता है, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी, हम पढ़ेंगे, लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, आप पढ़ोगे एलओडीआर रेगुलेशन 2015 आप पढ़ेंगे। उसमें आप पढ़ोगे कि हर लिस्टेड कंपनी को एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है। एनुअल रिपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए होती है कि हर कंपनी को अपने सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी है, मेनली शेयर होल्डर्स सबसे पहले आते हैं उसमें, लेकिन और भी लोग आते हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, एनालिस्ट, सबको वो जाती है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन का ही स्टेप है, और उसमें सारे चार्ट्स, डायग्राम, पीपीटीज बनाए जाते हैं। सारी जो कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है उसको चार्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई किया जाता है, ताकि अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं भी रहे तो भी वो समझ पाए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। वो सबको अंडरस्टैंडेबल वे में बनाई जाती है और तभी वो पर्पस सर्व होगा, ठीक है। इट इज कंसर्न विथ ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। पीएनएल बैलेंस शीट तो देंगे ही, प्लस उसका पूरा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रॉपर सिस्टमैटिकली उनको देंगे टू द एंड यूजर्स टू एनेबल देम टू मेक द रैशनल डिसीजंस। दिस इज डन through preparation and distribution of accounting reports, which includes, beside the usual P&L and balance sheet, additional information in the form of accounting ratios, graph, diagrams, fund flow statements, etc. आए ख्याल में? तो जितना आप सिंप्लीफाई कर पाओ, चार्ट्स, डायग्राम्स बना के बता पाओ कि हमारा प्रॉफिट कैसे हर साल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी हो रहा है एक्चुअल चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू आप उनको समझाने की कोशिश करते हो। और प्लस हम कंपैरिजन भी दिखाते हैं कि बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारा रेशो क्या है या परफॉर्मेंस कैसा है। या काफी बार एक और आप पढ़ोगे, इंडस्ट्री के एवरेज भी दिए जाते हैं कि ऑन एन एवरेज आपकी इंडस्ट्री में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो एवरेज कितना कमाते हैं, उनके एवरेज एसेट्स कितने हैं, उनकी एवरेज ग्रोथ कितनी है। हर वो चीज जो आप अपने लिए कैलकुलेट करते हो उसमें हम कंपैरिजन भी देते हैं कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तभी तो इंटरप्रिटेशन होगा, तभी तो लोग डिसाइड कर पाएंगे। आए ख्याल में? तो ये सब आप लॉ में पढ़ोगे, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ में आप कंपनी के लिए पढ़ोगे कि कंपनी कैसे सारी चीजें कम्युनिकेट करती है अपने स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। तो ये था सर पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल भी आप कह सकते हो। तो ये सब मैंने दे दिया है सर कि इनपुट क्या होगा, इवेंट्स या ट्रांजैक्शन जिसको आप बुक कीपिंग कहोगे। पहला स्टेप होगा रिकॉर्डिंग, फिर पोस्टिंग टू लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप अलग अलग वो लोगों को दोगे जिसको आप स्टेक होल्डर्स कहते हो। ये सबको मिला के क्या कहेंगे, स्टेक होल्डर्स। कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, ठीक है। और फिर वो कम्युनिकेट करेंगे और वही हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो ये पूरा आपका अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस जो भी आपका हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें अकाउंटिंग साइकिल भी पढ़ लिया हमने, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसमें पढ़ लिए, ठीक है। अब कल सबसे मजेदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और यही वो चीज है सर जो इंस्पाइट ऑफ आप कॉमर्स ग्रुप के होंगे, आप कॉमर्स फील्ड के होंगे, फिर भी ये चीजें आपको उस डेप्थ में नहीं समझी होंगी। तो कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के कितने सिस्टम्स हैं, तरीके हैं अकाउंटिंग करने के। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो है अक्रूवल कंसेप्ट, जो हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी है पर एक सिस्टम भी है। बहुत ही डिटेल में बताऊंगा मैं, अलग ही तरीके से बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान आपको देना है, खासकर अगर आप साइंस फील्ड से आए हो तो। थैंक यू सो मच।